हेलो एवरीवन, बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन कर लिए थे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक छूटा हुआ था पिछले लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हम लोग बात किए थे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन का वैल्यू तीनों अगर एक पॉइंट पे सेम हो जाए तो हम बोलते थे कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो यही से कॉन्टिन्यूटी का डिफिनेशन निकलता है। और कॉन्टिन्यूटी क्या बोलती है कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस in its domain if and only if, okay, if limit x tends to a minus fx equals to limit x tends to a plus equals to value of function at that point. यहाँ पे ऐड कर लेना, इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन एट पॉइंट x इक्वल्स टू a। ठीक है, ये हमने कल बात कर चुका था। अच्छा देखो, अभी बात हो रही थी डोमेन की कि एक फंक्शन अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस होता है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो। ओके, चलिए देखो, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, इफ अ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, अगर एक कोई फंक्शन है जो x इक्वल्स टू a पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? देन द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको? डिसकॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब कब हो सकता है? आप देखिए, मान लो कि आपका जो LHL था और RHL था, जो LHL और RHL है ये दोनों इक्वल ना हो, ऐसा केस हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि LHL और RHL तो इक्वल हैं लेकिन ये दोनों FA के इक्वल नहीं है। ठीक है, या फिर ये तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है, या फिर LHL हो या RHL हो, दोनों एग्जिस्ट ना करता हो। एग्जिस्ट ना करने का मतलब कल आपको समझाया था कि एक फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कब नहीं करती है? जब फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है? इनफाइनाइट आ जाती है, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी में जो पहला टाइप है वो क्या हो सकता है? देखो कि LHL इक्वल्स टू RHL तो है लेकिन ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, इसका नाम रिमूवेबल क्यों पड़ा? क्योंकि देखो यहाँ पे LHL इक्वल्स टू RHL आ रहा है और जो फंक्शन की वैल्यू है एट दैट पॉइंट वो सेम नहीं आ रहा है। तो अगर हम फंक्शन को रीडिफाइन कर दें बाय टेकिंग लिमिट a टेंड्स टू 0, अगर फंक्शन को हम रीडिफाइन कर दें तो ये जो f है वो भी इनके इक्वल आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, सेकेंड टाइप क्या है आपका कि मान लो LHL ही RHL के इक्वल ना हो, LHL ही RHL के इक्वल ना हो, तो इसको बोलते हैं discontinuity of first type। ठीक है, और थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है?
कि मान लो LHL हो, अच्छा इसको पूरा लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स हो, या फिर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स हो। मतलब या तो LHL या तो RHL या फिर बोथ, आइदर LHL और RHL और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इन दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ऐसे डिसकॉन्टिन्यूटी को हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी के 3 टाइप होते हैं कि LHL RHL दोनों सेम हो लेकिन FA का वैल्यू सेम नहीं हो, उसको बोलते हैं रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी। LHL और RHL की वैल्यू अगर सेम नहीं आती है तो इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप। और अगर LHL या RHL आपका एग्जिस्ट ही ना करे उसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप। ओके, देखो एक केस बनता है कि अगर आपका जो RHL है या जो LHL है x टेंस टू a माइनस को ही क्या बोलते थे LHL, जो आपका LHL है अगर ये इक्वल्स टू आ जा रहा है FA के, ठीक है, ये इक्वल आ रहा है किसके FA के, मान लो ये RHL के इक्वल नहीं आ रहा है लेकिन ये FA के इक्वल आ रहा है, तो इस तरीके की कॉन्टिन्यूटी को हम बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट। सिमिलरली x टेंस टू a पॉजिटिव, मतलब हम बात कर रहे हैं RHL का, अगर RHL की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आती है और RHL की वैल्यू अगर इन केस मान लो कि LHL के इक्वल नहीं आ रही है तो उस केस में इसको हम क्या नाम देंगे कि कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम राइट, कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम राइट। तो ये कुछ कॉन्टिन्यूटी के स्पेशल टर्म थे जिनके बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ओके, चलिए कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम कुछ स्पेशल फंक्शन को देख लेते हैं जो कि हमेशा ही क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, इसको आपको याद करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएगा। देखो मान लो पहला फंक्शन हम लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, आपको पता है कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं कि अगर कोई एक ऐसा टर्म लिखा हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एन एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है अगर, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो आप जानते हो, चलिए ले लो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। आप सभी को पता है कि ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, और ये पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, पॉलिनोमियल भी है और एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो आप मुझे बताइए कि अगर पैराबोला का मैं ग्राफ ड्रा करूँ y इक्वल्स टू 4ax, इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का ऐसा ग्राफ बनेगा। आप मुझे बताइए कि मैंने ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कहीं भी पेन लिफ्ट किया, और अगर कहीं भी पेन लिफ्ट नहीं किया तो इसका मतलब ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जो पॉइंट याद करने वाली है वो ये है कि पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, चलिए दूसरा बात करते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ सम स्पेशल फंक्शन में हम देखते हैं मॉडुलस फंक्शन, कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है।
ठीक है। अब सभी को पता है मॉडुलस फंक्शन किसको बोलते हैं। अगर एफ एक्स इक्वस टू मॉड एक्स लिखा हुआ है तो उसी को क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। या फिर एफ एक्स इक्वस टू या वाई इक्वस टू अगर मॉड एक्स लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन की एक खास बात होती है जो आप सभी लोग जानते हो कि अगर एक्स की वैल्यू मैं निगेटिव रखूँ तो भी ये इसके बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव, और एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव भी रखूँ तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब कोई तो एक ऐसा फैक्टर होगा ना जो इस निगेटिव को अंदर पॉजिटिव कर रहा होगा, तभी तो बाहर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। तो इसीलिए मॉडुलस फंक्शन को हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, आप देखो मॉडुलस फंक्शन को कैसे लिखते हैं वो समझो आप। मॉडुलस फंक्शन को हमेशा ऐसे लिखते हैं हम लोग कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स और प्लस एक्स। माइनस एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो। क्यों 0 से छोटी, मतलब निगेटिव। ठीक है। और उसका निगेटिव साइन, इसका निगेटिव साइन, दोनों मिल के हो जाते हैं पॉजिटिव, और इसके बाहर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव तो आएगा ही। मतलब अगर x ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है तो उसमें वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और मतलब प्लस ऑफ x। और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो उसमें हम क्या लेते हैं, मॉड की वैल्यू माइनस ऑफ x। ठीक है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो देखो ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है। देखिए, अगर देखो एफ एक्स को y भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पहला देखूँ y इक्वस टू माइनस एक्स और दूसरा देखूँ तो क्या लिखा हुआ है, y इक्वस टू प्लस एक्स। देखो बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों एक लाइन का इक्वेशन है। और कैसी लाइन का इक्वेशन है, जो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। ठीक है। ये देखो -1 है, मतलब इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -1। और इसका मतलब क्या है कि टेन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू कितना, 135 डिग्री। तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो थोड़ा सा ओरिजिन से होके जाएगा, ओरिजिन से होके जाएगा लाइन। ठीक है। ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वस टू माइनस एक्स का। y इक्वस टू एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एफ एक्स इक्वस टू मॉड एक्स का ग्राफ था ऑन द वैल्यू ऑफ x। आप मुझे बताओ कि अगर ये ग्राफ मुझे बनाना हो तो क्या कहीं पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं लिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस या मॉड फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो स्पेशल फंक्शन में जो थर्ड मैं डिस्कस करूँगा इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम सिर्फ e की पावर x को ही डिस्कस करेंगे, 2 की पावर x या कोई भी नंबर की पावर x को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो मतलब एफ एक्स इक्वस टू ई की पावर x। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ई की एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लो, ई की पावर x कभी भी 0 नहीं होगा। अगर x की वैल्यू 0 लेते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखो ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा इसका ग्राफ ऐसा ड्रॉ होगा कुछ। ठीक है। ये किसका ग्राफ है, e की पावर x का। एफ एक्स इक्वस टू ई की पावर x, और ये x एक्सिस है। देखो ये कहीं भी x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है ना, मतलब x की सारे वैल्यू के लिए डिफाइन है ये। x की सारे कहाँ तक, इधर कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट का क्या नाम होगा, सोचो, e की पावर x। मतलब यहाँ पे x क्या हो गया, 0। क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0। e की पावर 0 कितना आ गया, 1। मतलब ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 1। ये पॉइंट है 1। क्लियर। तो एफ एक्स इक्वस टू ई की पावर x, आपके सामने मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ को बनाने के लिए कहीं भी पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या है कि ई की पावर x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि एफ एक्स इक्वस टू ई की पावर -x की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो। तो देखो -x की भी कॉन्टिन्यूटी कुछ और नहीं होती है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है उसका।
ठीक है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, ये किसका e की पावर माइनस एक्स का, और ये किसका ग्राफ था e की पावर x का। दोनों की वैल्यू सेम आएगी बात। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का, देख लो, या लॉग फंक्शन का। ठीक है, लॉग फंक्शन, देखिए जो लॉग फंक्शन का पहले ग्राफ देख लो। लॉग फंक्शन की जो ग्राफ होती है वो ऐसा होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है और जाता है कहाँ, प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स इक्वस टू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि लॉग का जो वैल्यू है कभी भी निगेटिव एक्स के लिए डिफाइन नहीं होता है और ना ही ज़ीरो के लिए डिफाइन है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक बात और समझ लो कि लॉग ज़ीरो क्या होता है, नॉट डिफाइन, और लॉग एक्स अगर डिफाइन है तो एक्स की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है, ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। अच्छा देखो, लॉग एक्स मतलब पूरा लॉग एक्स का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, लेकिन एक्स का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता। देखो लॉग एक्स का वैल्यू निगेटिव हो सकता है कि नहीं। देखो ये है लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू होती है ज़ीरो, लॉग वन की वैल्यू होती है ज़ीरो। वन से पहले एक्स की कुछ भी वैल्यू लो, देखो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। ठीक है, अब वन से ऊपर जा रहे हो तब वाई की वैल्यू आ रही है आपको पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको दो बात सीखनी है, पहला ये कि लॉग ज़ीरो नॉट डिफाइन होता है और लॉग कभी भी निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, देखो इसका भी ग्राफ बनाने के लिए कहीं पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए लॉग फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जो नेक्स्ट है वो हम एक स्पेशल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन। अच्छा ये फंक्शन होता कैसा है, पहले ये देख लो। जो सिग्नम फंक्शन है इसकी वैल्यू हमेशा ही -1 होती है, कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। मतलब निगेटिव वैल्यू के लिए हमेशा इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और जब x की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो अगर इससे मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, x y, या फिर यहाँ लिख दो एफ एक्स इक्वस टू, या एफ एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका 0। जब तक वैल्यू x से मतलब 0 से छोटी है, जब तक वैल्यू 0 से छोटी है तब तक इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। अच्छा जैसे ही 1 के पास पहुंचेगा, 0 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक सर्कल बना देंगे, यहाँ क्या बना देंगे, एक सर्कल। ठीक है, सर्कल का मतलब ये है कि x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। x इक्वल्स टू 0 पे कितनी वैल्यू है, वो 0 है। ठीक है, फिर x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए इसकी वैल्यू होती है -1। -1 पे क्या बना देंगे, सर्कल, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे -1 नहीं है, x इक्वल्स टू 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 ही है। x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 0, x लेस देन 0 के लिए -1, x ग्रेटर देन 0 के लिए +1। ठीक है, देखो ये फंक्शन, देखो यहाँ से यहाँ तक कॉन्टीन्यूअस है, फिर डिसकॉन्टीन्यूअस, डिसकॉन्टीन्यूअस और फिर कॉन्टीन्यूअस। मतलब सिग्नम फंक्शन जो है वो x इक्वल्स टू 0 पे क्या होता है, डिसकॉन्टीन्यूअस होता है। लेकिन क्वेश्चन का आप ध्यान दोगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, हो सकता है कि पूछा हो कि सिग्नम फंक्शन x लेस देन 0 के लिए कॉन्टीन्यूअस है कि डिसकॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, तो देखो x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन पूरा कॉन्टीन्यूअस है। एट x इक्वल्स टू 0, इस फंक्शन के बारे में अगर लिखना भी है तो लिख लो, एट x इक्वल्स टू 0 सिग्नम फंक्शन इज, सिग्नम फंक्शन is discontinuous, discontinuous। या फिर और क्या लिख सकते थे इसको कि एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0 द सिग्नम फंक्शन is continuous for all point, continuous for all
पॉइंट या ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के सभी वैल्यू के लिए ये कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ कहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। ओके, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ, या इसको ऐसे ब्रैकेट ऑफ एक्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि मान लो यहाँ पे आप वैल्यू लिखे हुए हो 1.1, ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1। इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो वैल्यू लिखी है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है जो आपको मिल सकता है। देखिए इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अगर 1.9 भी है तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मतलब अगर कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जो 1 के इक्वल या 1 से बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी हो, उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि एक वैल्यू लेते हैं 2.4, तो अगर इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या आ रहा है, छोटा। सिमिलरली मान लो हमारा वैल्यू है -1.3, -1.3 है, और 1.3 से छोटा जो इंटीजर है वो क्या होगा, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे ये क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे आप -1 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि -1 इज ग्रेटर देन -1.3, ठीक है। तो -1.3 से -1 बड़ा है, तो यहाँ पे आप इसको नहीं ले सकते, मतलब -1.3 से छोटा वाला इंटीजर आपको लेना है। देखो यहाँ पे छोटा वाला इंटीजर लेते थे कि नहीं, छोटा वाला इंटीजर, तो यहाँ भी आपको छोटा इंटीजर लेना पड़ेगा, और -1.3 से छोटा जो इंटीजर है वो है -2। ओके, तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ देख लो कैसा बनता है, ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है वो देख लो। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है, बहुत ध्यान से देखना इस ग्राफ को। ठीक, देखो जब तक वैल्यू x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तब तक वैल्यू कितनी होती है इसकी, 0। 1 पे वैल्यू चेंज हो जाएगी तो यहाँ क्या बना दो, सर्कल। 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और 1 से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। और जैसे ही 2 के पास पहुँचोगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, और 2 से लेके कहाँ तक, 3 तक। 3 तक इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। और 3 पे अगेन एक सर्कल बना देना, मतलब कि वहाँ पे वैल्यू इसका डिफाइन नहीं होगा, 3 पे 3 वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली आपका ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। जब तक वैल्यू 0 से -1 के बीच में है तब तक क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, क्या हो जाएगा, -1। फिर -1 से अगर -2 के बीच में वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। और इधर -3, -1, -2, -3। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। और आप खुद मुझे बताओ कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या आप एक बार पेन को रखो और पूरा ग्राफ को बना सकते हो, नहीं बना सकते। मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पर, इंटीजर पर। हर एक इंटीजर पे एक ऐसा फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन अगर मैं इंटीजर को उसके डोमेन के बाहर कर दूं तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज continuous at all point except इंटीजर। अगर मैं इंटीजर को छोड़ दूं तो ये क्या है, सारे पॉइंट पे कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ओके, लास्ट वन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार आप वहाँ से मतलब मेरा पिछला लेक्चर देख लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा रहा था, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये तो एक्स की सारी वैल्यू के लिए, मतलब ऑल रियल नंबर के लिए ये क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूअस होते हैं, ठीक है। बट जैसे ही बात करोगे आप 10x का, 10x को देखोगे तो आप देखोगे 10x कॉन्टीन्यूअस तो होता है, लेकिन जैसे ही π/2 आता है, ठीक है, जैसे ही π/2 का मल्टीपल आता है तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकॉन्टीन्यूअस रहता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है, डिसकॉन्टीन्यूअस, तो कॉन्टीन्यूअस कहाँ होता है, अगर मैं ऑल रियल नंबर में से 2n+1 π/2 को बाहर कर दूं तो ये भी फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको इन्हीं 3 फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। बाकी कॉसेक, सेक और कॉट का अगर आपको समझना है ग्राफ और फंक्शन, तो आप वहाँ पे एक बार वीडियो को आप देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2nd और 3rd लेक्चर में मैंने समझाया उसको, ओके। तो देखिए अभी तक कॉन्टिन्यूटी में हमने क्या क्या पढ़ लिया। कॉन्टिन्यूटी में हमने देख लिया कि क्या होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात किया। क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में बात करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।